श्वेता और अनंत रोज की तरह एक बार फिर से हाजिर हैं और अब वक्त है दिन भर की बड़ी हलचल पर एक साथ नजर डालने का। इस खास बुलेटिन में हम उन तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते हैं जो आज बनी है सुर्खियां। और कोशिश हमारी दरअसल यही रहती है कि कोई भी बड़ी खबर छूट ना जाए, चाहे किसी खबर का अपडेट हो या फिर कोई नई खबर हो, वो सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक जो भी अहम खबरें हैं वो आप तक पहुंच जाएं ताकि आप रहें बाखबर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सिलसिले की और पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के 5 सितारा होटल लिवाना स्वीट में आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम को लोगों को होटल से बाहर निकालने में वो लगे हुए हैं। आग पर काबू पाने की काफी मशक्कत करनी पड़ी। आग होटल की तीसरी मंजिल पर लगी और देखते ही देखते पूरे होटल में फैल गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की करीब 20 गाड़ियां पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बिल्कुल, आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की टीम ने कटर से शीशे काटकर लोगों को बाहर निकाला। अब तक 15 लोगों की जान बचाई जा चुकी है। हालांकि पहले फायर ब्रिगेड की टीम ने होटल में जाने की कोशिश की, लेकिन घने धुएं की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। ऐसे में शीशा तोड़ना पड़ा और लोगों को रस्सियों के सहारे, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, बड़ी मुश्किल से उन्हें बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड ने होटल में फंसे कुछ लोगों को रस्सी में बांधकर सीढ़ी के सहारे होटल की दूसरी और तीसरी मंजिल से बाहर निकाला। इसमें 7:30 बजे फायर डिपार्टमेंट को फर्स्ट सूचना मिली है। जितने रिसोर्सेज थे आसपास सब मोबिलाइज कर दिए गए हैं। स्टेट डिजास्टर की भी टीम आ गई है, वो भी तोड़ करके अंदर घुसने का प्रयास कर रही है क्योंकि अंदर स्मोक बहुत ज्यादा भरा हुआ है, तो काम करने में दिक्कत आ रही है। कुछ लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है, बाकी इसमें अंदर घुस करके सर्च किया जाएगा। और फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी है कि जो भी लोग फंसे हुए हैं, अनकॉन्शियस हो गए हैं, उनको सेफली निकाल करके फर्स्ट एड दिया जाए और उनको अस्पताल पहुंचाया जाए, उनकी जान बचाई जाए। आपको बता दें कि होटल लिवाना स्वीट में आग लगने की वजह से घायल हुए लोगों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। सीएम योगी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। साथ ही सीएम ने अस्पताल प्रशासन को उनके बेहतर इलाज के लिए दिशा निर्देश भी दिए। सीएम योगी के साथ कई आला अधिकारी भी मौजूद थे। सीएम योगी ने लिवाना अग्निकांड मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। उन्होंने लखनऊ मंडलायुक्त और पुलिस कमिश्नर को घटना की जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ ही सीएम ने सभी घायलों के फ्री इलाज का आदेश भी दिया है। 2 लोगों की जान गई है और जिनकी पहचान कराई जा रही है और 7 लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज सिविल अस्पताल में चल रहा है। इलाज के दौरान मैं स्वयं वहां खड़ा हूं और मरीजों को कोई दिक्कत न हो ये भी मैं देख रहा हूं। और अब लखनऊ से रुख करते हैं लंदन का। लिज ट्रस बनी ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री। सबकी बड़ी खबर आपको बता दें जो आ रही है ब्रिटेन से। पीएम पद की रेस के लिए लिज ट्रस का भारतीय मूल के ऋषि सुनक के साथ कड़ा मुकाबला था। आपको बता दें कि शुरुआती जो पार्टी के अंदर वोटिंग होती है उसमें ऋषि सुनक आगे चल रहे थे, लेकिन उसके बाद के जो तमाम सर्वे सामने आए उसमें लिज ट्रस ने अपनी बढ़त बनाई और तभी ये माना जा रहा था कि वो इस रेस में ऋषि सुनक को मात दे सकते हैं। आखिरकार ये सस्पेंस खत्म हुआ कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन होगा। आपको बताएं कि बोरिस जॉनसन को अपने कार्यकाल के बीच में ही इस्तीफा देना पड़ा और तब से अब तक वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे थे और अब ब्रिटेन को नया प्रधानमंत्री मिल गया है। तो आपको बता दें कि जहां तक लेकिन ऋषि सुनक जो कि भारतीय मूल के हैं, उनकी बात अगर की जाए तो आखिर तक हालांकि बहुत ही कड़ा मुकाबला वो देते रहे लिज ट्रस को और ये भी उम्मीद जताई जा रही थी कि हो सकता है ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ही बने। लेकिन आखिरकार कई राउंड के डिबेट्स, कई राउंड के आपको बता दें कि इन दोनों के बीच में चर्चाएं हुई और उसके बाद ये फैसला हुआ। आखिरकार लिज ट्रस ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बन गई है। अब नया नाम, नया चेहरा सामने आ गया है। बोरिस जॉनसन के बाद अब लिज ट्रस ब्रिटेन का दारोमदार पूरी तरह से संभालेंगी। नई प्रधानमंत्री अब वो बन चुकी हैं। ऋषि सुनक और लिज ट्रस को लेकर लंबे समय तक ये चलता आ रहा था कि इन दोनों में आखिर कौन बाजी मारेगा, लेकिन आखिरकार लिज ट्रस ने बाजी मारी और ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री के तौर पर अब उनका चेहरा सामने आ चुका है। लिज ट्रस को 81,000 वोट मिले। इससे आप उनके समर्थन का अंदाजा लगा सकते हैं। नई प्रधानमंत्री वो ब्रिटेन की बनने जा रही हैं और कब वो कार्यभार संभालेंगी इसकी डेट्स भी जल्द ही सामने आएंगी। फिलहाल सबकी नजरें 5 सितंबर पर टिकी थी क्योंकि यही वो तारीख थी जिस दिन फैसला होना था कि ऋषि सुनक और लिज ट्रस की इस रेस में कौन बाजी मारेगा। आपको बताएं कि शुरुआती दौर में
भले ही ऋषि सुनक आगे चल रहे थे, कई और कैंडिडेट्स भी थे, लेकिन आखिरकार मुकाबला इन दोनों के बीच सिमटा और इस मुकाबले में जो अंतिम राउंड से वहां पर लिज ट्रस ने लगातार अपनी बढ़त बनाई और जो सर्वेज सामने आ रहे थे ब्रिटेन से, उन सर्वेज में भी ये कहा जा रहा था कि लिज ट्रस इस रेस में बाजी मार सकती है और आखिरकार नतीजे भी वैसे ही आए। 81,000 वोट उन्हें मिले हैं और इन वोटों के बूते वो ब्रिटेन की अब अगली प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। फिलहाल आपको बताएं कि बोरिस जॉनसन को इस्तीफा देना पड़ा था। उनके मंत्रिमंडल में उनके खिलाफ आवाज उठी थी, कई मंत्रियों के इस्तीफे हुए थे और उसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और तब के बाद से ही ये कयास लग रहे थे कि ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। ऋषि सुनक भी इस रेस में शामिल थे, इसके अलावा 3-4 नाम और शामिल थे, उनमें लिज ट्रस का नाम भी था। सबसे स्ट्रांग कंटेंडर ऋषि सुनक को शुरुआत में माना गया था, लेकिन बाजी लिज ट्रस ने मारी है। और अब देखना होगा, क्योंकि अब अहम ये हो जाता है अनंत यहां पर कि भारत को लेकर इस नए प्रधानमंत्री का क्या रुख रहने वाला है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण यहां पर होगा। तो आने वाले समय में वो भी जाहिर हो जाएगा। रुख करते अगली खबर का। सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु में बारिश की वजह से हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। बेंगलुरु जैसे शहर में रहने वाले लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें इस तरह मुसीबत का सामना करना होगा। शहर की सड़कों पर सैलाब है, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे बेंगलुरु जैसे शहर में हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें कि हालात इतने खराब हो चले हैं कि पानी लोगों के घरों में घुस गया है और फायर ब्रिगेड से लेकर प्रशासन लोगों को बचाने में जुटा हुआ है। पानी के बीच जो लोग अपने घरों में फंस गए थे, उन्हें फायर ब्रिगेड की टीम की मदद से निकाला जा रहा है और ट्रैक्टर के जरिए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। लोगों की मदद के लिए फायर ब्रिगेड की टीम ने मोर्चा संभाला और नाव के जरिए लोगों को घरों से बाहर निकाला गया। हैरानी की बात है कि बेंगलुरु, जो कि आपको बता दें कि सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है, आईटी हब है वहां पर, और वहां अगर इस तरह की तस्वीरें नजर आती है कि सड़क अगर समंदर बन जाए, दरिया बन जाए, तो हैरानी की बात है। आपको बता दें कि बेंगलुरु में बीती रात 8 बजे से ही लगातार बारिश हो रही है। लगातार हो रही बरसात से पूरा शहर पानी पानी था और ऐसे में सोमवार की सुबह जब लोग काम पर निकलते हैं तो हर तरफ ट्रैफिक जाम से उन्हें जूझना पड़ा। लगातार हो रही बारिश ने बेंगलुरु के पूरे सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। सड़क पर पानी ही पानी और किसी तरह किनारे से रेंगती हुई गाड़ियां पानी से निकलने की कोशिश में कुछ लोगों की जान आफत तक में आ गई, जिन्हें जेसीबी की मदद से आखिरकार बाहर निकाला गया। पानी के बीच जब एक बस फंस गई तो देखिए कैसे उसे बाहर निकालने के लिए आम लोग एक साथ आए और मुश्किल को आसान बना दिया। तस्वीरों में देख सकते हैं फंसी हुई बस को बाहर निकालने के लिए लोग एक साथ कोशिश कर रहे हैं और आखिरकार उनकी कोशिश रंग लेकर आई और बस को बाहर निकाल लिया गया। बैंगलोर की ओआरआर वो आउटर रिंग रोड में हूँ। यहाँ आप देख सकते हो ये फ्लडिंग हो रहा है, बहुत रिवर जैसा हो गया है। तो यहाँ ट्रैफिक कंजेशन भी है और पीपल नहीं जा सकता है ये ट्रैफिक वजह से, इसलिए वो ये फ्लाईओवर है स्काईवॉक लेकर उसके अंदर से जा रहे हैं। तो बहुत लोग कल रात बैंगलोर में बहुत ज्यादा ही रेनफॉल हुआ। इसके वजह से सिर्फ ये एरिया नहीं है, ये बेलंदूर है, यहाँ बहुत सारा आईटी पार्क्स है, सेवरल अदर एरियाज में भी ऐसा फ्लडिंग हो गया है। जिस 3-4 डेज बैक बैंगलोर में ऐसा ही रेनफॉल हुआ था, उसके रेनफॉल की वजह से बहुत जगह ऐसा फ्लडिंग हो गया है। स्टॉर्म वाटर ड्रेन से पानी बहुत बाहर आ रहा है, लेक्स ओवरफ्लो हो रहा है, इसलिए बहुत पीपल के लिए यहाँ बहुत मुश्किल हो रहा है। रुख करते अगली खबर का। नेपाल में लगातार 4 दिन से हो रही बरसात से सीमा पर बसे जिलों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। मूसलाधार बरसात से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। बागमती नदी के किनारे कई जगहों पर कटान की वजह से हालात खराब हो गए हैं। नदी का पानी शिवहर मोतीहरी स्टेट हाईवे पर भी आ चुका है, जिसका असर आवाजाही पर पड़ा है। बिल्कुल, आपको बता दें इसके अलावा बिहार का समस्तीपुर जिला भी बाढ़ की चपेट में है। कई गांव पानी में घिरे हुए हैं। लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाकर निकल रहे हैं। सड़क, खेत सब पानी में डूब चुके हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय नाव से बाढ़ के हालात
जानने के लिए, जायजा लेने के लिए पहुंचे नित्यानंद राय ने नाव से उतरकर गांव वालों से बात की और हर मुमकिन मदद का यहां भरोसा भी दिया। एनडीआरएफ की एक टीम यहां अस्थायी रूप से रखी जा रही है। एक टीम का और आदेश करके गृह मंत्रालय के भारत सरकार से यहां आया हुआ है। डीएम साहब को जब जरूरत होगी उस प्रकार से कर लेंगे। और यहां उजियारपुर ब्लॉक में एनडीआरएफ के लिए जमीन भी मुहैया करा दिया गया है। अस्थायी रूप से एनडीआरएफ की एक टीम यहां अपने जिले में अस्थायी रूप से रहेगी। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें, यूं तो शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल सरकार पर बीजेपी के आरोप काफी पुराने हैं, लेकिन अब आरोपों को साबित करने के लिए बीजेपी ने स्टिंग ऑपरेशन भी जारी कर दिया है। बीजेपी का दावा है कि खुफिया कैमरे में जो शख्स दिखाई दे रहा है वो कुलविंदर मारवा है। बीजेपी के मुताबिक कुलविंदर मारवा महादेव लिकर के सनी मारवा के पिता हैं। सनी मारवा को सीबीआई ने एफआईआर में आरोपी बनाया है। बीजेपी ने जो वीडियो जारी किया है उसमें एक शख्स ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि हमने 253 करोड़ रुपए लेकर इजाजत दी गई और जितनी मर्जी दुकानें खोलो ये कहा गया। वीडियो में वही शख्स दावा भी करता है कि कई लोगों से 500 करोड़ भी लिए गए। वीडियो जारी करते हुए बीजेपी ने आरोप लगाया कि शराब माफिया से केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने सीधा कमीशन कमाया है। आलम यह था कि अगर एक बोतल के साथ एक बोतल मुफ्त भी दिया जाए या एक बोतल के साथ 2 बोतल भी मुफ्त दिया जाए तब भी फायदा इन ठेकेदारों को हो रहा था। आप सोचिए किस कदर लूट मची थी, किस कदर दिल्ली के राजस्व को लूटने का यहां तांडव चल रहा था। 20 पैसे का मान लो, जो मर्जी करो, सानू फिक्स्ड पैसे दे दो, सरकार का रोल खत्म, जो मर्जी करो, हमें पता नहीं, चोरी करो, जो करना है करो। आपने सुना मारवा साहब को। एक तरफ बीजेपी ने आरोप लगाए तो मनीष सिसोदिया भी काउंटर अटैक में उतर आए। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि एक सीबीआई अफसर पर इतना दबाव डाला गया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि उस अफसर के ऊपर उनके खिलाफ गलत तरीके से केस बनाने का दबाव था। कि अधिकारियों पे इतना दबाव क्यों बनाया जा रहा है कि वो आत्महत्या करने जैसा कदम उठाने पे मजबूर हों। आप अपने राजनीतिक विरोधियों को कुचलने के लिए अपनी ही सरकार के अधिकारियों को और कितना टॉर्चर करोगे। दूसरा सवाल है मेरा कि क्या अब भारत की केंद्र सरकार का काम केवल ऑपरेशन लोटस चलाना रह गया है। जिस तरह से राज्यपालों से, उपराज्यपालों से दबाव डाल के उनसे उल्टे सीधे काम कराए जा रहे हैं, जिस तरह से सीबीआई पे दबाव डाल के, ईडी पे दबाव डाल के उल्टे सीधे काम कराए जा रहे हैं, तो क्या अब केंद्र सरकार का काम केवल ऑपरेशन लोटस चलाना रह गया है। यह मेरा दूसरा सवाल है प्रधानमंत्री जी से। और तीसरा सवाल है कि जनता की चुनी हुई सरकारों को कुचलने के लिए और कितनी कुर्बानियां आप लेंगे, ये बताएं। चलिए दिल्ली के बाद अब चलते हैं झारखंड। आपको बता दें कि तमाम सियासी घमासान के बीच आज झारखंड की हेमंत सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत पेश किया और बहुमत हासिल कर लिया है। हेमंत सरकार के पक्ष में 48 वोट पड़े हैं, जबकि इस दौरान बीजेपी ने सदन से वॉकआउट किया। विश्वास मत पर वोटिंग के बाद विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। हेमंत सोरेन सोमवार की सुबह छत्तीसगढ़ से लौटे। अपने सभी विधायकों को खुद बस से लेकर विधानसभा आए थे। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया। वो सोरेन के विधायकों के छत्तीसगढ़ जाने और दुमका हत्याकांड के मुद्दे पर सोरेन सरकार का विरोध कर रहे थे। राज्य में एक अनिश्चित स्थिति बनाई हुई है और ऐसे फैली साहों के द्वारा विधायकों को डरा कर, धमकाकर, पैसे से खरीद कर राज्य को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज सदन में अध्यक्ष महोदय, इसी वजह से यह सत्र लाई गई है अध्यक्ष महोदय कि देख लो सदन के अंदर हम कितने मजबूत हैं और एहसास कर लो कि सदन के बाहर हम कितने मजबूत हैं। आज आपने कभी देखा है, आज जाकर देखो, सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान देखो, पारा शिक्षकों के चेहरे पर मुस्कान देखो, पुलिस कर्मियों के चेहरे पर मुस्कान देखो। आज अध्यक्ष महोदय आंगनबाड़ी सहायिका के चेहरों पर मुस्कान देखो।
विश्वास मत था जो उन्होंने कह रहे हैं, तो एक प्रकार से अपनों से बंधक बना करके जिसको कहते हैं, उन्होंने विश्वास मत अपने लोगों प्रति, अपने सहयोगियों के प्रति जो उनको अविश्वास था, वो उन्होंने विश्वास मत हासिल कर रहे थे। नहीं तो आपने देखा होगा कभी भी ना राज्यपाल ने उनको विश्वास मत के लिए कहा, ना कोई कोर्ट ने कहा, ना हम लोगों ने कभी उनको अविश्वास किया है। हम लोगों ने तो ये कहा है कि इस राज्य के मुख्यमंत्री रहते हुए, खान मंत्री रहते हुए, वन मंत्री रहते हुए जिन्होंने अपने नाम से खनन पट्टा लिया है, ये मुख्यमंत्री के पद का और पावर का दुरुपयोग और मिसयूज है। एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार पहली बार दिल्ली दौरे पर हैं। अब से कुछ देर पहले नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे, लेकिन दिल्ली रवाना होने से पहले नीतीश ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात लगभग आधे घंटे तक चली। इस दौरान तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी भी मौजूद थे। आपको बता दें कि दिल्ली में नीतीश कुमार राहुल गांधी समेत विपक्ष के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे और 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। बताया जा रहा है कि लालू के साथ बैठक में भी 2024 को लेकर विपक्ष की एकजुटता पर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद जब नीतीश कुमार बाहर आए तो बीजेपी पर हमलों की झड़ी लगा दी। नीतीश कुमार ने दोबारा बीजेपी को नसीहत देते हुए कहा है कि आरसीपी सिंह को बीजेपी बाहर का एकनाथ शिंदे बनाना चाहती थी। उद्देश्य है कि सारे अपोजिशन पार्टी एकजुट हो जाएं और मिल करके अगर एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे तो भारी सफलता मिलेगी। यही बात है, कोई संख्या की बात हम नहीं करते हैं। और कल दिल्ली के रामलीला मैदान के बाद आज राहुल गांधी मिशन गुजरात पर निकल पड़े हैं। अहमदाबाद पहुंचे राहुल गांधी ने आज न सिर्फ कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, बल्कि साबरमती के तट से परिवर्तन संकल्प सभा में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राहुल ने साबरमती रिवर फ्रंट से बोला कि बीजेपी सरदार पटेल के मूल्यों की हत्या कर रही है। वो होते तो किसानों के खिलाफ काला कानून नहीं आता। राहुल मुंद्रा पोर्ट से मिले ड्रग्स को लेकर भी बीजेपी को घेर रहे थे। गुजरात में जल्द विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस का 27 साल का वनवास तोड़ने के लिए राहुल गांधी ने कई बड़े ऐलान किए। राहुल गांधी ने वादा किया कि अगर उनकी पार्टी गुजरात में सरकार बनाती है तो वो किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर देंगे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने किसानों को फ्री बिजली, घरेलू कनेक्शन पर 300 यूनिट फ्री बिजली जैसे वादे भी किए। जो सरकार गुजरात की जनता से कहती है कि आंदोलन करने से पहले तुम्हें परमिशन लेना होगा, उसको निकालो सरदार पटेल जी। ये सच्चाई है। तो आप किसी एक राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे, आप उसी विचारधारा से लड़ रहे हो जिसके खिलाफ सरदार पटेल जी लड़े और सरदार पटेल जी भी आपके जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के नेता थे।